यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम अपने उद्देश्य की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो आधारित है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता की वीडियो सीरीज़ पर। प्रायिकता की हमने कक्षा 10 की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग हमने पिछले वीडियो में परिभाषाएं देखी थी। उस परिभाषाओं के आगे प्रायिकता से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं थी वो हमने देखी थी, और उसके बाद आज हम प्रायिकता के सूत्र वगैरह उसकी गणितीय परिभाषा या उसके आगे का जो भी पार्ट है वो देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, फटाफट से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए। अच्छा लगे तो लाइक करके सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आपसे किसी भी प्रकार का कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपनी बुक की तरफ और करते हैं स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है हमारी बुक जिसे हम रिवीजन कर रहे थे। तो देखिए, यहाँ पर ये जो 10वीं परिभाषा थी प्रतिदर्श बिंदु तथा प्रतिदर्श समष्टि, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके अंदर हमने देखा था कि जितने भी रिजल्ट्स होते हैं टोटल वो हमारे प्रतिदर्श बिंदु या सैंपल पॉइंट कहलाते हैं, और उन जितने भी बिंदु हैं उन सबका टोटल जो कलेक्शन होता है, टोटल जो समुच्चय होता है वो हमारे प्रतिदर्श समष्टि कहलाते हैं। यहाँ तक परिभाषाएं हमने पढ़ ली थी। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है प्रायिकता की गणितीय परिभाषा। यहाँ से हम शुरू करेंगे आज। प्रायिकता की गणितीय परिभाषा क्या है देखते हैं। यदि किसी अभिप्रयोग के कुल n परिणाम है समप्रायिक, समप्रायिक का मतलब इक्वली लाइकली इवेंट है, मतलब उसकी जो प्रायिकताएं हैं उसकी जो संभावनाएं हैं वो बराबर हैं। ऐसे n परिणाम है किसी प्रयोग के परस्पर अपवर्जी और निशेष हैं। अपवर्जी का मतलब अलग अलग है, निशेष का मतलब इन परिणामों के बाद कोई भी बाकी नहीं रहा। ये सारी बातें आपके ऊपर परिभाषाओं से क्लियर हो चुकी होंगी। और उनमें से m परिणाम किसी विशेष घटना a के अनुकूल हैं, यानी n तो टोटल परिणाम है और m परिणाम ऐसे हैं जो किसी विशेष घटना a के अनुकूल हों। तो a की प्रायिकता क्या होगी, m/n, यानी कि अनुकूल बट्टे में कुल द्वारा परिभाषित की जाती है, जिसे संकेत PA से व्यक्त करते हैं। PA का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, ठीक है, यानी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पी ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू पी ए बराबर ए की अनुकूल स्थितियां बट्टे में ए की निषेध स्थितियां। अनुकूल स्थितियां वो हैं जो आपको चाहिए किसी घटना में, और निशेष स्थितियां वो हैं कि इसके बाद कोई भी शेष नहीं रहा। निःशेष का मतलब है इसके बाद कोई भी स्थितियां शेष नहीं रही, मतलब टोटल जो स्थितियां हैं वो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो अनुकूल स्थितियाँ थी वो m, उसका मान m है। यहाँ पे संख्या में कुछ भी हो सकता है, बट्टे में n कुल स्थितियाँ, तो m/n आपका क्या हो जाएगा, कोई भी संख्यात्मक मान होगा वही आपकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता, ठीक है। इसी तरह से यदि किसी अभिप्रयोग में घटना a का घटना निश्चित हो, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी एक घटना ए का घटना निश्चित हो, अगर कोई ऐसी घटना है कि वो तो होगी ही होगी, फिक्स है, तो इसका मतलब है कि m बराबर यहाँ पे क्या होगा, n। सपोज मैं अकेला रेस में भागूं तो मेरे जीतने की संभावना कितनी होगी, बिल्कुल पूरी पूरी होगी। तो कुल परिणाम भी एक ही है और जीतने की संभावना भी एक ही, तो उस स्थिति में क्या होगा, m बराबर n होगा, और उस स्थिति में जो प्रायिकता आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पर आप एक बात समझना कि यदि किसी अभिप्रयोग में घटना ए का घटना निश्चित हो, यानी अगर कोई ऐसी घटना है जो फिक्स होगी ही होगी, निश्चित होगी, तो उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होगी, 1 होगी, यानी उसकी संभावना पूरी पूरी है। उसी प्रकार यदि किसी घटना ए का घटना असंभव हो तो m बराबर 0 होगा, यानी अगर कोई ऐसी घटना है जो घटित हो ही नहीं सकती किसी भी हालत में, तो उस कंडीशन में जो अनुकूल घटना की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 0। क्योंकि जब घटना असंभव है मतलब घटना हो ही नहीं सकती, तो फिर उसमें m का मान कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। m का मान 0 होगा तो उसकी जो प्रायिकता हम निकालेंगे तो 0/n, और प्रायिकता निकालने के लिए ऊपर जो संख्या 0 है तो नीचे भी उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा, इसीलिए उसकी जो संभावना है वो कितनी होगी, 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसी भी घटना ए की जो प्रायिकता है वो 0 लेस देन इक्वल पी ए लेस देन इक्वल 1। इसका मतलब है कि बीच में प्रायिकता है, यहाँ पर मान 1 है, यहाँ पर मान 0, यानी किसी भी संख्या का, किसी भी घटना का जब आप किसी घटना की प्रायिकता निकालोगे तो उसका मान हमेशा 1 और 0 के बीच में आएगा, ठीक है। 1 के बराबर हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, 0 और 1 के बीच बीच में ही होगा, ना तो 1 से बड़ा जाएगा ना ही 0 से छोटा जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रायिकता की ये रेंज होती है, ठीक है।
अर्थात किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से कम तथा 1 से अधिक नहीं हो सकती। प्रायिकता की सीमा 0 और 1 तक होती है, बस ये आपको ध्यान रखना है। ए के घटित ना होने की प्रायिकता पी ए द्वारा की जाती है। यानी अगर आपने घटना ए के घटित होने की प्रायिकता निकाल ली तो उसको तो पी ए कहेंगे, और घटना ए के घटित ना होने की प्रायिकता यानी उसका उल्टा, तो उसको हम पी ए के ऊपर हल्का सा डैश लगा देंगे। इसको डैश बोल सकते हो, बार बोल सकते हो। तो घटना न घटित होने की प्रायिकता होगी वो क्या होगी, पी ए बार द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। यानी कि पी ए बार अगर आपको निकालना हो तो इसका मतलब क्या होगा, घटना ए की प्रतिकूल स्थितियाँ, घटना ए की निषेध स्थितियाँ। देखो जब हम पी ए निकाल रहे थे तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे, अनुकूल स्थितियाँ, ठीक है। अब ए बार निकाल रहे हैं यानी घटित ना होने की प्रायिकता, तो यहाँ पर अनुकूल की जगह क्या आ जाएगा, प्रतिकूल, जिसमें घटना घटित नहीं हो रही। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा शब्दों का। और घटना घटित नहीं हो रही मतलब जो घटित हो रही थी वो तो एम था, कुल था एन, तो एन माइनस एम क्या हो जाएगा यहाँ पे, घटना घटित नहीं होने की अनुकूल स्थितियाँ। फिर अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 माइनस एम बटे एन आएगा। या आप इसको यूँ शॉर्ट में समझ सकते हो कि अगर कोई घटना घटित होने की प्रायिकता पी ए है और आपको वो घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है, तो आप एक में से उसको घटा दो तो आपके पास घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। यानी कोई भी घटना घटित हो रही है और कोई भी घटना घटित नहीं हो रही है तो उन दोनों की जो प्रायिकता है उनका टोटल 1 होगा। अगर आपको घटना घटित होने की प्रायिकता पता लगी तो 1 में से घटा दो नहीं होने की आ जाएगी, और अगर आपको नहीं होने की पता लगी तो आप 1 में से घटा दो, आपकी घटना घटित होने की प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सूत्र बनता है, बहुत ही सिंपल है। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे संकेतन पे। देखिए संकेतन क्या है, संकेत यहाँ पे दे रखे हैं दो, वही हैं पी ए। पी ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, यानी कि घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, ये आपको याद रखना है। फिर है पी ए बार। अब यहाँ पे ए के ऊपर बार लगा दिया, यहाँ पर ए घटना घटित हो रही थी, ये बार लगाने का मतलब हो गया ये उल्टा हो गया, तो यहाँ पर मतलब हो जाएगा ए घटना घटित नहीं हो रही, तो घटना ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी पी ए बार। ये दो चीज़ ही आपको याद रखनी है, एक तो पी ए और एक पी ए बार। पी ए का मतलब घटना घटित होने की प्रायिकता और पी ए बार का मतलब घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, तो ये संकेतन थे, बिल्कुल ईजी है। अब उसके बाद कुछ दृष्टांतीय उदाहरण है। अब वैसे तो देखो ये उदाहरण आपको खुद ही आप कर सकते हो, लेकिन ये उदाहरण मैं आपको एक एक बार करके और इसी में समझा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि ये चीज़ क्लियर हो जाएंगी तो आप प्रायिकता के क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से बिल्कुल आराम से उसको अटेंड कर सकते हो, आराम से सही कर सकते हो। अब देखो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं हमने हमारे पहले जो वीडियो बनाए थे 1 से लेकर 7 तक, उसके अंदर सारे एग्जाम्पल्स की घटनाओं के बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियो देख लीजिए, हमारी इसी प्लेलिस्ट में ऊपर आपको मिलेंगे, और वो देखने के बाद आपके ये जो डाउट्स हैं कोई भी डाउट्स मन में नहीं रहेगा। पहला देखते हैं, चलो। एक पासे के फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। अब देखो पहले आप नीचे वाला मत पढ़ो, सीधे देखो, पासा है इसका मतलब 6 आ सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक। सम संख्या आने की प्रायिकता यानी सम संख्या कौन कौन सी होती है पासे में, 2, 4 और 6। तो कुल रिजल्ट्स दो सम संख्या आने की प्रायिकता होती है 2, 4, 6। अब नीचे देखो एक पासे के फेंकने पर 6 अंक आ सकते हैं, घटना की निषेध स्थितियाँ होगी 6, यानी कुल जो स्थितियाँ होगी वो होगी 6। ठीक है, प्रत्येक घटना के लिए आपको सम संख्या आनी, तो सम संख्या कितनी में आ सकती है, 2, 4, 6 आ सकता है। 2 भी सम है, 4 भी सम है, 6 भी सम है, और विषम क्या होता है, 1, 3, 5 विषम हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 संख्याएं ऐसी हैं जो घटना के लिए अनुकूल है, यानी अनुकूल स्थितियाँ हो जाएंगी 3। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल बट्टे में कुल संख्या, अनुकूल है 3, कुल संख्या 6, 3/6 काट के आप कर दो 1/2। आप इसका उत्तर 1/2 भी लिख सकते हो और आप इसका उत्तर 0.5 भी लिख सकते हो, पॉइंट में भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर आप एक बात देखो, इस ये जो मान है 1/2, ये 0 और 1 के बीच में ही है, ये आधा है यानी 0 से बड़ा है और 1 के कम है। प्रायिकता के सारे मान क्या होंगे, 0 और 1 के बीच में ही आएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास होगी अभीष्ट प्रायिकता। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर देखो 2 पासों के फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर आपने 2 पासे एक साथ फेंके हैं, मैंने अपने वीडियो में आपको 2 पासे एक साथ फेंकने की पूरी टेबल बना के बताई थी, वो वीडियो आप ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पासों को जब आप एक साथ फेंकते हो तो एक पासे में 6 नंबर होते हैं, ठीक है, और कुल कितने परिणाम होते हैं, 36। तो यहाँ पर देखो 2 पासों के फेंकने पर 6 × 6 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रदत्त घटना के लिए निषेध स्थितियाँ, मतलब जो भी घटना आपको दे रही है उसके लिए कुल स्थितियाँ कितनी होंगी आपकी, 36, क्योंकि जब 2 पासों को फेंकते हैं तो कुल 36 स्थितियाँ हो सकती हैं। तो कुल स्थितियाँ हमारे सामने आ गई 36। अब हम चलते हैं अंकों का योग के लिए। तो आपको सवाल में दे रखा है अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखो अंकों का योग 7 आने के लिए निम्नलिखित युग्म बनते हैं। 7 कब आ सकता है, देखो या तो ये हो पहले में 1 हो दूसरे में 6 हो, या पहले में 2 दूसरे में 5, या पहले में 3 दूसरे में 4,
4 या 3, 5 और 2, 6, 1, ठीक है। इसको जब आप मैंने जो आपको वीडियो में टेबल बना के बताई थी आप उसको देखना, तो ये सारे आपको एक ही लाइन में मिल जाएंगे। एक डायगोनल लाइन बनेगी, उसके अंदर ही आपको सारे जो रिजल्ट है वो सारे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके पास संख्या हो सकती है जिनकी संख्या 6 है। यानी घटना के लिए जो अनुकूल स्थितियाँ होगी, योग 7 आने के लिए जो अनुकूल स्थितियां हैं वो कितनी है, 6, और कुल स्थितियां हैं 36। तो प्रायिकता हो जाएगी 6/36, अनुकूल बट्टे कुल स्थितियां। 6/36 को काट के आप 1/6 लिख सकते हो। इसको अगर आप पॉइंटों में लिखना चाहो तो आप कितना लिखोगे पॉइंटों में, ये लगभग 0.17 के आसपास होगा, लेकिन वो पूरा नहीं जाएगा तो आप 1/6 ही इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गए दूसरे 2 एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल सारे ऐसे ही आएंगे, ताश पे, पासों पे, डाइस पे, सिक्के पे, इसी तरह से आएंगे। अब यहाँ पर ये जो तीसरा उदाहरण है ये थोड़ा सा अलग है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यदि एक लीप वर्ष का, लीप वर्ष क्या होता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। देखिए लीप वर्ष वैसे आपको पता होगा, मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। लीप वर्ष होता है लंबा, लीप का मतलब होता है लंबा। एक वर्ष ऐसा आता है जो थोड़ा सा लंबा होता है, जैसे सन 2020, अभी जो वर्तमान में सन चल रहा है वो 2020 है। ये वर्ष थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसमें फरवरी 29 दिन की थी, ठीक है। लंबा क्यों होता है, देखिए वर्ष कैसे बनता है, हमारी जो धरती होती है वो सूरज के चारों तरफ जो चक्कर काटती है, ठीक है, वो 365 दिन में काटती है, यही है। इसीलिए साल में कितने दिन होते हैं, 365। लेकिन हकीकत में क्या होता है कि धरती सूरज के जो चक्कर काटती है वो 365 दिन में ना काट के वो 365 से ही 1/4 दिन में काटती है। मतलब उसको 365 दिन लगते हैं भाई, 365 तो दिन, और उसको 1/4 जो है 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। तो अब 6 घंटे जो एक्स्ट्रा लगते हैं उसका एक दिन तो बनता नहीं है। तो 3 वर्ष तक हम क्या करते रहते हैं, 365 दिन, 365 दिन, 365 दिन होते हैं, और चौथे वर्ष में वो 6-6 घंटे मिलके वापस 24 घंटे पूरे बन जाते हैं। तो एक एक्स्ट्रा दिन बन जाता है। वो जो एक्स्ट्रा दिन होता है वो हम फरवरी के खाते में जोड़ देते हैं, और उस दिन, उस वर्ष में जो वर्ष में कुल दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 366, ठीक है। तो लीप वर्ष क्या होता है, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन हो, यानी फरवरी 29 की हो। और ये क्यों होता है, क्योंकि 365 दिन और 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, वो एक्स्ट्रा घंटे हर चौथे साल में जुड़ के एक दिन बन जाता है, इसलिए उसको फरवरी खाते में जोड़ देते हैं। तो इसीलिए जैसे 2020 है, अब 2024 आएगा, 2028 आएगा, ये सारे क्या होंगे, हमारे लीप वर्ष, ठीक है। तो एक लीप वर्ष का यादृच्छिक चयन किया गया। इस वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। अब आपको क्या करनी है, 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ये थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से देखना। देखो हमें ज्ञात है कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, बिल्कुल। अतः 52 पूर्ण सप्ताह तथा 2 दिन शेष बचते हैं। अब यहाँ पे देखो 52 पूर्ण सप्ताह का मतलब 7 दिन, ठीक है। आप 366 में 52 का भाग दो तो आपके पास 2 एक्स्ट्रा बचेगा। 52 सप्ताह पूरे होते हैं, उसके बाद 366 में अगर आप देखो तो आपके पास 2 शेष बचता है, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। इन 2 दिनों की 7 संभावना निम्नलिखित प्रकार से हो सकती हैं। ये जो 2 दिन है ये कैसे हो सकते हैं, या तो ये 2 दिन सोमवार और मंगलवार हो जाएं, या मंगल और बुध हो जाएं, या बुध और गुरु हो जाएं, या बृहस्पति और शुक्र हो जाएं, या शुक्र और शनि हो जाएं, या शनि और रवि हो जाएं, या रवि और सोम हो जाएं। होंगे लगातार ही, क्योंकि दिन लगातार आते हैं, ठीक है। अब यहाँ में आपको क्या कह रहा है, देखो 52 सप्ताह है, इसका मतलब 52 सोमवार तो आएंगे ही। यहाँ पे इस सवाल में अगर सोमवार हो या मंगलवार हो, कुछ भी हो, तो इसी तरह से ये सवाल होगा। 52 सप्ताह में 52 सोमवार तो आ गए। अब इसमें 53 पूछा है, यानी 1 सोमवार एक्स्ट्रा आने में। तो 1 सोमवार एक्स्ट्रा देखो इस कंडीशन में भी आ रहा है और इस कंडीशन में भी आ रहा है, यानी टोटल 7 कंडीशन में से 2 कंडीशन ऐसी हैं जिनमें 1 एक्स्ट्रा सोमवार आ रहा है, और इसी के कारण सोमवार 53 हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुल स्थितियाँ कितनी हैं, 7, और 7 में से 2 स्थितियाँ ऐसी हैं जिनमें 1 एक्स्ट्रा सोमवार आ रहा है। तो अनुकूल स्थितियाँ हो जाएंगी 2, कुल स्थितियाँ हो जाएंगी 7, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2/7। यहाँ पर देखो ये किताब वाला शायद लिखना भूल गया, या कोई मिस प्रिंट या कुछ है जिसके कारण ये आ नहीं रहा। तो यहाँ पर अनुकूल स्थितियाँ 2 है, कुल स्थितियाँ 7 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2/7, ठीक है। आया समझ में, थोड़ा सा ये अलग है। यहाँ पर आप एक बात और ध्यान देना, ये अगर इस सवाल में सोमवार की जगह मंगलवार होता तो भी उसका यही उत्तर होता, अगर यहाँ पे बुधवार होता तो भी इसका यही उत्तर होता, अगर यहाँ पे गुरुवार होता तो भी इसका यही उत्तर होता। यहाँ पर अगर लीप वर्ष लिया है, अगर लीप वर्ष नहीं लेते तो यहाँ पर क्या होता, शेषफल कितना बचता, 1, और 1 अगर शेषफल बचता तो इसका उत्तर 1/7 होता, ठीक है। अगर लीप वर्ष है तो इस तरह के सवाल का उत्तर हमेशा 2/7 होगा, अगर लीप वर्ष नहीं है तो इस तरह के सवाल का उत्तर हमेशा 1/7 होगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है उदाहरण हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये, थोड़ा सा अलग था उनसे, तो आपको ये ध्यान रखना है।
चलते हैं नेक्स्ट अगले उदाहरण की तरफ। ये देखिए नंबर 4, उदाहरण नंबर 4। 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी हुई है। आपके पास 12 टिकट हैं जिनके ऊपर 1 से 12 तक संख्या लिखी हुई है, ठीक है। यदि उनमें से कोई एक टिकट यादृच्छिक चयन किया जाए, यादृच्छिक मतलब बिना देखे एक खींच ली कोई भी, तो उस पर लिखी हुई संख्या के 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता कितनी है। अब यहाँ पर देखो ये कह रहा है 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता, तो कुल स्थिति तो आप देखो 12 है, आपके पास 1 से 12 है, तो कुल स्थिति तो कितनी है 12। अब 2 या 3 का गुणज कौन कौन हो सकता है। आप 1 से लेकर 12 तक की संख्याओं में आप देखो कि 2 या 3 का गुणज, गुणज का मतलब होता है जिसमें 2 या 3 गुणा में है, तो कौन कौन हो सकता है। तो हम 1 से चलते हैं। देखो 1 होता है, नहीं होता, 2 होता है, 2 का गुणज 3, 3 भी 3 का गुणज होता है, 4, 4 2 का गुणज होता है, 6, 6 3 का गुणज होता है, 8, 8 भी 2 का गुणज होता है, 9, 9 3 का गुणज होता है, 10 2 का गुणज होता है और 12 2 का गुणज होता है। यानी ये संख्याएं ऐसी हैं जो 2 या 3 में से किसी ना किसी के गुणज होती हैं। तो अब आप इनकी संख्या देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 या 3 के गुणज हैं। यानी कि अनुकूल स्थितियाँ कितनी होगी आपके पास 8 और कुल स्थितियाँ कितनी होगी 12। तो सीधा सा है 8/12। इसको 4 के पहाड़े से क्रॉस कर दिया, 4 के पहाड़े से काट दिया, तो आपके पास कितना आ गया 2/3। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हो गया। तो 4 एग्जाम्पल आज इसमें हमने देखे। चारों एग्जाम्पल बहुत इजी हैं, एक एक बार आप खुद अपने हाथों से देखोगे पढ़ के तो आपको बिल्कुल इजी समझ में आएंगे। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे से 5वें एग्जाम्पल से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को कई बार देखिए ताकि आपके जो डाउट्स हैं बिल्कुल क्लियर हो जाए, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत ना आए। कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिए ताकि हम उस डाउट को आपको क्लियर कर सकें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।